गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखिए हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और इस प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पादप वृद्धि। इस पादप वृद्धि में पादप हार्मोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। पादप हार्मोन, ये पादप हार्मोन पादप के विभिन्न भागों में सूक्ष्म मात्रा में संश्लेषित होते हैं और पादप के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर के पादप की वृद्धि की दर को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पादप में संश्लेषित होते रहते हैं। ये जो पादप हार्मोन है इसमें एक है ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन जो है सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है। इस ऑक्सिन का जो रासायनिक नाम है एंडोल एसिटिक एसिड है। ये पादप की लंबाई यानी सीड्स प्रमुखता को प्रेरित करने का काम करता है। जड़ों के कलिकाओं में जड़ों के परिवर्धन को प्रेरित करता है। इसके अलावा ये कच्चे फलों को झड़ने से रोकता है। अर्थात कई प्रकार के पादपों में कारकीय प्रभाव पैदा किए जाते हैं ऑक्सिन के द्वारा। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स ये जिब्रेलिक एसिड होते हैं जिसकी खोज सबसे पहले जापान के अंदर चावल के खेतों के अंदर उत्पन्न एक रोग के कारण की गई थी और उस रोग का नाम था बेकेन रोग। इस रोग को उत्पन्न करने में जिस कवक का योगदान था उसका नाम है जिब्रेला फिजिकोराई और ये एक प्रकार का ऐसा जिब्रेलिन हार्मोन है जो कह सकते हैं कि जो रोजेसी स्वभाव के आनुवांशिक पादप बौने पादप होते हैं उन पादपों में ये वृद्धि को प्रेरित कर देता है। अर्थात दीर्घित पर्ण रहित पर्वों की लंबाई बढ़ा देता है। तो एक प्रकार से ये वॉल्टिंग प्रभाव पैदा कर देता है। तो ये जिब्रेलिन्स कई प्रकार के होते हैं, GA1, GA2, GA, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि द्विवर्षीय पादपों को एक वर्षीय पादप में परिवर्तित करने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है ये कोशिका विभाजन की दर को कई गुना बढ़ा देता है। अर्थात कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। देखिए ये एक प्रकार से जो है साइटोकाइनिन कोशिका विभेदन की क्रिया को भी प्रेरित करता है। इसके अलावा कोशिका के दीर्घीकरण को भी प्रेरित करता है। साथ में जीर्णता को विलंबित कर देता है, सीड्स प्रमुखता को रोक देता है। तो ये कई प्रकार का प्रभाव पैदा करता है साइटोकाइनिन। और देखिए जो हम पादप उत्तक संवर्धन कराते हैं तो पादप उत्तक संवर्धन में ये दोनों ही हार्मोन प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। आज हम एक चौथा जो हार्मोन है उसकी बात करेंगे जिसका नाम है एथाइलिन। एथाइलिन ये एथाइलिन हार्मोन है। इस बात की खोज गैने नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। गैने ने सबसे पहले ये प्रमाणित किया था कि भाई ये भी एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है।
ठीक है, तो आज हम इथाइलिन की बात कर रहे हैं। इथाइलिन जो कि एथिलीन, इथाइलिन। एथाइलिन इथाइलिन देखिए, ये जो इथाइलिन हार्मोन है ये गैसीय हार्मोन है, गैसीय हार्मोन। इसकी देखिए, ये गैसीय, एक प्रकार से ये गैसीय हार्मोन है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एक वैज्ञानिक थे आर्गेनी। देखिए, इसकी खोज जो है वो आर्गेनी नाम के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्रमाणित किया कि ये जो इथाइलिन है ये इथाइलिन प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। प्राकृतिक गैसीय हार्मोन। इस बात को सबसे पहले प्रमाणित किया गया था किसके द्वारा? आर्गेनी के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया गया था। देखिए, ये पादप हार्मोन जो है ये सभी अंगों के अंदर संश्लेषित होता है, लेकिन फलों के परिपक्वन की जो क्रिया होती है उस समय ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में संश्लेषित होना प्रारंभ कर देता है और इसकी जो उच्च सांद्रता है, ये उच्च सांद्रता इसकी पत्तियों के अंदर, इसके अलावा सुषुप्त कलिकाएं जो होती है उनके अंदर, सुषुप्त कलिकाएं के अंदर भी होती हैं और पुष्प कलिकाओं में भी इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है और फलों के परिपक्वन जो है उस जैसी परिपक्वन होता है उसके साथ साथ इसका निर्माण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, ये गैसीय पदार्थ है और आप जानते हैं गैसीय अणु जो होते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म कण के रूप में होते हैं और ये जल में विलय होते हैं, इसलिए ये पादप ऊतकों में इसका परिवहन जो है वो सामान्य रूप से विसरण विधि, सामान्य विसरण विधि द्वारा इसका पादप के अंदर एक भाग से दूसरे भाग में विसरण हो जाता है। साथ में ये जो कोशिकाओं के अंदर जो अंतरकोश के अवकाश हैं उनके अंदर ये आसानी से पहुंच जाता है। कौन? ये पादप हार्मोन, गैसीय पादप हार्मोन। अब देखिए, इसका एक कह सकते हैं अप्राकृतिक निर्माण के लिए इसका अप्राकृतिक निर्माण के लिए जो इथेफॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? इथेफॉन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इथेफॉन है क्या? इथेफॉन जो होता है ये इथेफॉन, तो इसको अगर हम नेचुरल तरीके से कहीं किसी कच्चे फलों को पकाना है तो उस समय इसका प्रयोग निर्माण करेंगे तो ये एक प्रकार से इथेफॉन से होगा। इथेफॉन
इथेफॉन। अब इथेफॉन होता क्या है? ये इथेफॉन होता है एक प्रकार से 2 क्लोरो एथिल 2 क्लोरो एथिल फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये इसका नाम है एथिफॉन। फास्फोरिक अम्ल से एथाइलिन प्राप्त होती है, से एथाइलिन प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो एथेफॉन है इसका सूत्र किस प्रकार का है? कई बार एक एक नंबर के प्रश्नों में सूत्र पूछ लिए जाते हैं। तो ये है फास्फोरिक अम्ल N3 और डबल बॉन्ड OH, ये OH PO4 इसके अलावा ये OCH2 CH और Cl, ये इसका सूत्र है किसका? 2 क्लोरो एथिल फास्फोरिक अम्ल, जिसमें ये POH OH OCH2 CHO। तो ये सूत्र है किसका? ये सूत्र है एथेफॉन का। और एथेफॉन से एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती है किसको? इथाइलिन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये तो इसकी प्रकृति के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका कारकीय प्रभाव क्या है, किस तरह से ये पौधे पर अपना प्रभाव डालता है। और पौधे पर अगर प्रभाव ही नहीं डालता होता तो इसको हम हार्मोनों की श्रेणी में नहीं रखते, एज ए रासायनिक पदार्थ ही मानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कारकीय प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। एथाइलिन का कारकीय प्रभाव, ठीक है, इसका अर्थ होगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन, देखिए ये क्या क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले हम कहें वृद्धि पर प्रभाव। वृद्धि पर प्रभाव का मतलब एज ए इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन ग्रोथ, वृद्धि पर क्या प्रभाव डालता है। देखिए इस एथाइलिन के प्रभाव से सामान्यतः प्ररोह और मूल की जो है लंबाई में वृद्धि जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो दोबारा सुनिए, इसमें क्या होता है कि जड़ और तना का मतलब प्ररोह की जो लंबाई में वृद्धि होती है वो तो हो जाती है अवरुद्ध, और मोटाई में वृद्धि जो है वो प्रेरित हो जाती है। मोटाई में वृद्धि प्रेरित, मोटाई में वृद्धि जो है वो प्रेरित होने लग जाती है, यानी बढ़ जाती है। अर्थात पादप की जो है क्षैतिज वृद्धि बढ़ जाती है। दूसरा, पहला तो क्या वृद्धि पर प्रभाव समझ गए, लंबाई में वृद्धि की बजाय कौन सी वृद्धि होगी? मोटाई में वृद्धि जो है वो प्रेरित अधिक होने लग जाती है।
दूसरा फलों का पकना, फलों का पकना। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण, इसी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए फलों के परिपक्वन में इस इथाइलिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस इथाइलिन के प्रभाव से कुछ जीन सक्रिय हो जाते हैं और उन सक्रिय होने से कुछ ऐसे एंजाइमों का निर्माण होता है, या कह सकते हैं संश्लेषण होता है, जो फलों के परिपक्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात ऐसे फलों को क्लाइमेटिक फल कहते हैं जो पकने के समय इथाइलिन उत्पन्न करते हैं। यानी एक तो मौसमी फल होते हैं जो अपने आप ही फलों में उत्पन्न होते हैं, तो वो तो है मौसमी, और एक क्या होता है कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के लिए जो है वो एक प्रकार से क्लाइमेटिक या मौसमी फल नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है फलों का पकाना। समझ लीजिए कि ये जो हार्मोन है इथाइलिन, ये फलों के पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कह सकते हैं कि ये इस इथाइलिन के प्रभाव से कुछ ऐसे जीन सक्रिय हो जाते हैं जो ऐसे एंजाइमों का निर्माण करते हैं जो फलों के परिपक्वन को प्रेरित करते हैं। तीसरा है पुष्पन, पुष्पन पर प्रभाव। पुष्पन पर प्रभाव, देखिए ये इथाइलिन जो है अधिकतर पादपों में पुष्पन की क्रिया को रोकता है, ऐसे एक प्रकार से निरोधी प्रभाव पैदा करता है। और लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं जैसे आम है, अनानास है आदि के अंदर ये एक प्रकार से जो है पुष्पन को प्रेरित करता है। तो एक तरह से कुछ में तो, ज्यादातर में तो ये निरोधी प्रभाव पैदा करता है ज्यादातर जातियों में, और कुछ जातियों में ये एक प्रकार से प्रेरित करने का कार्य करता है। साथ में ये जो पादप हार्मोन है इससे मादा पुष्पों की वृद्धि हो जाती है, और आप जानते हैं कि जो फल का निर्माण होता है वो नर पुष्प से नहीं होता है, बल्कि वो होता है कौन से, मादा पुष्प से निर्माण होता है। तो ये मादा पुष्पों के संख्या में वृद्धि कर देता है। बिलगन, बिलगन देखिए ये पत्तियों के अंदर, फलों के अंदर और पुष्पों में एक प्रकार से कहेंगे बिलगन की तीव्रता को बढ़ा देता है। बिलगन की एक ऐसी मात्रा इसमें बढ़ जाती है, तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एक ऐसा प्रभाव है जो वृद्धि को बढ़ा नहीं रहा है बल्कि वृद्धि को क्या कर रहा है, कम कर देता है। साथ में एक होता है जीर्णता। जीर्णता देखिए जीर्णता जो है पादपों में ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जीर्णता को भी प्रेरित करता है, और पत्ती पीली पड़ करके झड़ने लग जाती है किसके प्रभाव से, एथिलीन के प्रभाव से। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रभाव है जिसका नाम है अधोकुंचन। अधोकुंचन, देखिए अधोकुंचन का मतलब होता है कि ये पुष्प में और पत्तियों के अंदर नीचे की ओर झुक जाती है। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है और इसकी ये सतह ज्यादा बढ़ रही है और ये वृद्धि कम कर रही है, तो ये इधर यूं मुड़ जाती है, तो ये नीचे की तरफ मुड़ने की जो क्रिया होती है इसको कहते हैं अधोकुंचन। तो इस एथाइलिन के प्रभाव से अधोकुंचन की जो क्रिया है ये प्रेरित हो जाती है, और इसके पीछे कारण क्या होता है कि ऊपरी सतह की कोशिकाओं में वृद्धि ज्यादा होती है, निचली सतह की कोशिकाओं में वृद्धि जो है पत्तियों में वो कम होती है। तो ऐसा होना एक प्रकार से क्या है, पत्ती और पुष्पों को क्या करता है, नीचे की ओर झुकने के लिए प्रेरित कर देता है। ठीक है, अब आता है कि देखिए वर्तमान में ये जो एथेफॉन है, क्योंकि एथिलीन इथेफॉन से
तैयार होती हैं और एथेफॉन का रासायनिक नाम अभी हमने बताया 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक अम्ल है। तो इसको कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और क्यों लाया जाता है? क्योंकि इस एथेफॉन से जब इसको डालेंगे तो इथाइलिन गैस निकलती है और वो गैस जो है वो फलों को पकाने के लिए एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी होती है। तो आजकल वर्तमान में इस एथेफॉन का उपयोग औद्योगिक रूप से तैयार किया जा रहा है, यानी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए इथाइलिन का मुख्य प्रभाव क्या है। एक तो पादप में वृद्धि को प्रभावित करता है। इस इथाइलिन के प्रभाव से जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि प्रेरित नहीं होती है, बल्कि उसको तो रोका जाता है और मोटाई में वृद्धि को प्रेरित किया जाता है। फलों को पकना, इसके ये गैसीय पादप हार्मोन है, इसके अणु सूक्ष्म होते हैं, ये आसानी से घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं, जो कि सभी भागों में पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ ऐसे जीनों को सक्रिय कर देते हैं, उन जीनों के प्रभाव से कुछ एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम फलों को पका देते हैं। अर्थात फलों को पकाने के लिए इसका विशेष योगदान होता है। इसलिए जब पादप में फलों के पकने की स्थिति होती है तब इस हार्मोन की जो मात्रा है ये मात्रा बढ़ जाती है। पुष्पन पर प्रभाव देखिए, इस पुष्पन की क्रिया को ये अवरोधित करता है, लेकिन आम है, अनानास है, कुछ पादप जो होते हैं उनके अंदर ये वृद्धि को प्रेरित करता है, अर्थात पुष्पों के उत्पन्न होने की क्रिया को प्रेरित करता है। साथ में नर पुष्पों के उत्पन्न होने को रोकता है, मादा पुष्पों की संख्या को यह बढ़ा देता है। बिलगन पत्तियों में, पुष्पों में, फलों में इसके प्रभाव से बिलगन की दर जो है वो बढ़ जाती है। जीर्णता को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बिलगन होगा तो जीर्णता होगी, अर्थात वो पीलियां पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और झड़ जाती हैं। अधोकुंचन, इसके प्रभाव से पत्तियों की ऊपरी सतह पर वृद्धि ज्यादा होती है, निचली सतह पर वृद्धि कम होती है, तो पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती हैं। तो इस तरह से ये आज हमने इथाइलिन के बारे में पढ़ा कि इथाइलिन क्या है। कई बार पूछा गया पादप हार्मोन, गैसीय पादप हार्मोन का नाम बताइए, तो आप बता देंगे। इसी तरह से आप पूछा गया कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप उसको बता देंगे फलों को पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इथाइलिन का। इसके अलावा इसके और जो प्रभाव है, वृद्धि, कौन सी वृद्धि को रोकता है, ये शीर्षस्थ और यानी प्ररोह और जड़ की लंबाई में वृद्धि को रोक करके और मोटाई में वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार से पादप हार्मोन हो गया इथाइलिन। तो अब तक हमने 4 प्रकार के पादप हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ये पढ़ा है इथाइलिन। ये चारों ही हार्मोन पादपों में वृद्धि की दर को बढ़ा देते हैं, तो इनको कहा जाता है वृद्धि वर्धक हार्मोन। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो वृद्धि की दर को कम कर देते हैं, जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो कहलाते हैं वृद्धि रोधक पदार्थ, यानी वृद्धि को कम करने वाले पदार्थ। अब इस श्रेणी में आता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, जो कि ABA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे, आप होमवर्क जो है वो नोट कर लीजिएगा। होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, 4 वृद्धि वर्धक पादप हार्मोनों के नाम लिखिए।
4 वृद्धि वर्धक पादप हार्मोनों के नाम, जो मैं कई बार बोल चुका हूं, एक बार सिर्फ मैं रिपीट करवा रहा हूं जिससे कि आप उस चारों के नाम को आपको पता हो सकता है कि भाई कौन कौन से पादप हार्मोन इसमें पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, एक गैसीय पादप हार्मोन का नाम लिखिए। एक गैसीय पादप हार्मोन का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। आप सब लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं इसलिए सब कुछ याद है, बाद में क्या होता है बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो ध्यान से निकल जाता है। तो आप ये याद ध्यान रखना ही होगा कि पादप गैसीय पादप हार्मोन ना ऑक्सीजन है या जिबरेलिन, आपको पता है कौन है, वो आपको लिख देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एथाइलिन के अप्राकृतिक निर्माण। देखिए प्राकृतिक रूप से तो पेड़ के अंदर अपने आप ही हो जाता है, लेकिन अप्राकृतिक निर्माण के लिए एथाइलिन के अप्राकृतिक निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अप्राकृतिक निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और अगला जो प्रश्न है, अगला देखिए, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं और नाम के साथ सूत्र भी बना सकते हैं। अगला है एथाइलिन के 2 कारकीय, एथाइलिन के 2 कारकीय प्रभाव लिखिए। एथाइलिन के 2 कारकीय प्रभाव आपको लिखने हैं, अर्थात इनके द्वारा पादप में कौन कौन सी क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं, आपको चारों ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। अब हम बात करें, देखिए इस एथाइलिन के खत्म होने के साथ ही जो अगला हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम स्टार्ट कर देते हैं। वृद्धि निरोधक या वृद्धि अवरोधक पदार्थ। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, वृद्धि अवरोधक। अवरोधक का मतलब रुकावट पैदा करने वाला या रोकने वाला। तो वे पदार्थ या हार्मोन जो वृद्धि की दर को घटाते हैं या वृद्धि की दर को कम कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को वृद्धि निरोधक पदार्थ कहते हैं। अर्थात ये वृद्धि की दर को नियंत्रित करते हैं और एक प्रकार से संतुलित बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा वृद्धि हार्मोन या वृद्धि हार्मोन अगर बने रहे तो वृद्धि होती रहेगी, तो इससे पादप में एक प्रकार से फल और फूल का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये अब देखिए इस वृद्धि निरोधक पदार्थों के अंतर्गत कौन सा पदार्थ आता है, एब्सिसिक एसिड, जिसे ABA के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अब हमारा अगला जो हेडिंग है वो आ गया है एब्सिसिक एसिड ABA, जो कि वृद्धि को क्या करेगा, अवरोधित करेगा। तो ये एक कह सकते हैं कि प्रतिकूल इस हार्मोन की एक खासियत है, ये हार्मोन पादप को प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार करता है, इसलिए इसको एक प्रकार से कह सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन
या तनाव हार्मोन, ये बहुत पूछा जाता है एक प्रश्न कि तनाव हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हम अगले लेक्चर में हम इस एब्सिसिक एसिड की डिटेल में बात करेंगे। आज हमने इथाइलिन पढ़ा है। ये चारों क्वेश्चन है, आप इनकी होमवर्क करके और ग्रुप में भेजें। ठीक है, ओके।